तो क्या दोस्तों, आप भी क्लास 10th में हैं और इस साल आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस, और साइंस का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और इस चैप्टर के हम दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। और हम जानेंगे कौन से तत्व कम क्रियाशील हैं और कौन से तत्व अधिक क्रियाशील हैं। ये सभी टॉपिक आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, इस बार भी हो सकता है पूछा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया है क्या, उसके बाद में हम समझेंगे इसका परिभाषा कैसे लिखना है, उसके बाद में एक मस्त छोटा सा उदाहरण समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया है क्या। तो चलिए यहाँ पर मैं दो तत्व ले रहा हूं। पहला तत्व है जिसका नाम है AB और कोई दूसरा तत्व है जिसका नाम है C। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो तत्व लिया है। पहला तत्व है AB और दूसरे तत्व का नाम है C। अब यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। और यहाँ पर हमारे सामने क्या आएगा, यहाँ पर आएगा AC+B। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो A के साथ में B था, लेकिन यहाँ पर A के साथ में C कैसे आया। तो बस यही पॉइंट आपको समझना था। यही पॉइंट तो बताएगा कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो B का स्थान है वहां पर C आ गया है और C के स्थान पर B आ गया है। यही परिवर्तन हुआ है ना। तो चलिए समझाता हूं क्यों हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये जो C है ये अधिक क्रियाशील है। ये C क्या है, C अधिक क्रियाशील है। किससे, B से। यानी B क्या है, B कम क्रियाशील है। ये क्या है, ये कम क्रियाशील है। ये कम क्रियाशील है, लेकिन C अधिक क्रियाशील है। यहाँ पर आपको मैंने समझाया C अधिक क्रियाशील है और B कम क्रियाशील है। अब वैसे आप एक अच्छा सा उदाहरण ले सकते हैं अपने ही आसपास का। जैसे यहाँ पर दो दोस्त रहते थे, उसमें से एक दोस्त था वो कमजोर था पढ़ने में, और ये दोस्त तो अच्छा था, टॉपर था। अब टॉपर का दोस्त पढ़ने में कमजोर था, लेकिन वही दूसरी बार एक दोस्त और आ गया और वह पढ़ने में कैसा था, एकदम अच्छा और स्मार्ट था। यानी ये टॉपर था ये भी। अब क्या होगा, जब ये अधिक ताकतवर और अधिक बुद्धिमान है और ये कम बुद्धिमान है, तो ये क्या करेगा, जो अधिक बुद्धिमान होगा वो कम बुद्धिमान वाले छात्र को धीरे धीरे पीछे करके उसे हटाकर अपना स्थान वहां पर बना लेगा और उसे हटाकर खुद वहां पर आ जाएगा। तो वही यहाँ पर हो रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये जो B था ये कमजोर छात्र था, लेकिन C टॉपर था। अब C ने दिमाग लगाया और यहाँ पर B का स्थान ले लिया, और C कहाँ आ गया, B के स्थान पर आ गया, और बेचारा C जो कम क्रियाशील है वो यहाँ पर बच गया। यानी क्या समझे, जो अधिक क्रियाशील होगा वो यहाँ पर कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ले सकता है, उसके यौगिक को एक दूसरे को अलग कर सकता है। तो वही यहाँ पर हुआ है। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को समझ में आया? अगर अभी नहीं आया होगा तो चलिए इसका परिभाषा लिखाऊंगा और आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो चलते हैं फटाक से इसके परिभाषा पर। तो दोस्तों चलिए इसका परिभाषा समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और अपने देहाती भाषा में। तो यहाँ पर मैंने लिखा, जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वही जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस केवल थोड़े अच्छे से लिख दिया गया है। क्या, एक बार समझे, जब अधिक क्रियाशील, वहां पर मैंने क्या बताया था, एक मोटा आदमी तगड़ा आदमी, वही मतलब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को, यानी किसी कमजोर व्यक्ति को उसके यौगिक से विस्थापित करके, यौगिक मतलब उसके साथी से अलग करके यानी जुदा करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, यानी कमजोर व्यक्ति का स्थान ले लेता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बताइए आप लोगों को विस्थापन अभिक्रिया समझ में आया? अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए समझते हैं इसका एक अच्छा सा उदाहरण।
तो चलिए इसका उदाहरण यहाँ पर लिख रहे हैं, उदाहरण नंबर ए। उदाहरण नंबर ए दोस्तों यहाँ पर मैं लिख रहा हूं Zn यानी जिंक प्लस यहाँ पर लिख रहा हूं कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। ये क्या लिखा हुआ है Zn जिंक और ये है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर कैसे विस्थापन अभिक्रिया होगा चलिए समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये जो Cu है यानी कॉपर है ये जिंक से कम क्रियाशील है और जिंक अधिक क्रियाशील है, तो क्या होगा बताइए। अभी मैंने बताया था जैसे यहाँ पर ये दोनों दोस्त हैं, कॉपर और सल्फेट दोस्त हैं। अब कॉपर कमजोर है यानी कम क्रियाशील है और Zn तगड़ा और अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा Zn जबरदस्ती Cu को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर खुद स्थान ले लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर ZnSO4। क्या बनेगा ZnSO4। अब यहाँ पर बन गया ZnSO4 और यहाँ पर क्या बच गया केवल Cu। क्या बचा Cu यानी कॉपर। अब अगर आप ऐसे लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मास्टर क्या बता रहा है, उल्टा सीधा बता रहा है, गलत माना जाएगा। क्यों? एक छोटा सा पॉइंट आपने मिस कर दिया। जब तक आप किसी रासायनिक समीकरण के नीचे उस तत्व का नाम नहीं लिखेंगे तब तक आपका समीकरण में नंबर कट सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये गलती भूल कर भी मत करना। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं Zn यानी जिंक। आप ऐसे उसके नीचे हिंदी नाम लिख देंगे जिंक। ये क्या है कॉपर सल्फेट है। क्या है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और ये क्या है यहाँ पर क्या बन गया जिंक सल्फेट। क्या बना जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और यहाँ पर क्या बच गया कॉपर बच गया। अब ये रहा उदाहरण इसका। आप लोग बताइए क्या समझ में आया। अगर समझ में आया है तो सही है, अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा समझिए। यहाँ पर मैंने लिया जिंक और लिया कॉपर सल्फेट। अब क्या था जिंक यानी Zn अधिक क्रियाशील था किससे Cu यानी Cu यानी कॉपर से। तो यहाँ पर जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को हटा देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा और यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर SO4 के साथ कौन आ गया Zn आ गया और जो बेचारा कॉपर था Cu था वो बच गया। अब इस परिभाषा को देखिए, इससे मैच कर रहा है। जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके, यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है और Zn Cu को उसके यौगिक यानी उसके साथ वाले से अलग करके स्वयं उसका स्थान ले ले रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया बनेगा, तो उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह रहा उदाहरण। अब आप लोग बताइए विस्थापन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में S लिखिए, अगर नहीं आया है तो कमेंट में नो लिखिए। और मेरे से इसमें बताने में कोई छोटी सी भी गलती हुई हो तो उसे कमेंट में बताइए, मैं उसे अपने अगले वीडियो में जरूर सुधारूंगा। और दोस्तों अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में डालिए। अगर आपका डाउट अच्छा है तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और उसको बढ़िया से विस्तारित रूप में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो फटाक से आप लोग अपना डाउट कमेंट कर दीजिए और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने समझा विस्थापन अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा था, जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसके स्थान पर आ जा रहा था। तो वो तो था विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन अब द्विविस्थापन अभिक्रिया है तो इसमें क्या होगा। तो दोस्तों शांति रखिए, चलिए बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पर जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ और आपको एक उदाहरण की मदद से अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ A और B और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C और D। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ABCD लिख रहा है, इसमें क्या समझाएगा, सबर करो। अब दोस्तों इन दोनों में क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। कैसे, चलिए पहले समझा दूं। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है। अब जैसे आप लोग सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा है दो स्कूल का, यहाँ पर मैंने लिखा है
कोई स्कूल था और उसमें 4 बच्चे पढ़ते थे और उन 4 बच्चों ने क्या किया था, 2-2 का ग्रुप बना रखा था। कैसे? यहाँ पर जैसे ये कोई लड़का है और ये कोई दूसरा स्टूडेंट है और ये तीसरा स्टूडेंट है, ये चौथा स्टूडेंट है। लेकिन इस स्कूल में कितने ग्रुप थे? अब ये कोई स्कूल है, उसमें 2 ग्रुप है बच्चों का और एक ग्रुप में 2 बच्चे थे, ए और बी, और दूसरे ग्रुप में भी 2 बच्चे थे, सी और डी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 ग्रुप में 2-2 बच्चे थे। तो यहाँ पर चलिए समझिए। अब पहले ग्रुप में कोई बच्चा था जो अधिक पढ़ना जानता था, दूसरा कम जानता होगा। हो सकता है दोनों नहीं जानते हों, हो सकता है दोनों जानते हों। तो इस पर कोई लिखा नहीं है कि कौन अधिक क्रियाशील है, कोई कम क्रियाशील है। यहाँ पर तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, दोनों अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अदला बदली कर लेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर क्या होगा, द्विविस्थापन क्रिया होगा और हमारे सामने क्या निकल कर आएगा, हमारे सामने निकल कर आएगा ए डी प्लस सी और बी निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? ए डी और सी बी निकल कर आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ए के साथ में बी था, लेकिन यहाँ पर ए के साथ में डी क्यों आ गया? यहाँ पर सी के साथ में डी था, लेकिन यहाँ पर सी के साथ में बी क्यों आया? तो सबर करो, बता रहा हूं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ए है और ये जो बी है, ये ए बी क्या कर रहे हैं, ये जो बी है ये कहाँ जा रहा है, डी के पास, और डी कहाँ जा रहा है, ए के पास। यानी क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। यानी ए बी में से, यानी पहले ग्रुप में से एक छात्र दूसरे ग्रुप में चला गया और दूसरे ग्रुप का एक छात्र पहले ग्रुप में आ गया। यानी मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। यानी पहले ग्रुप का छात्र दूसरे में चला गया और दूसरे ग्रुप का छात्र पहले में आ गया। यानी 2 अभिकारक अपने आयनों की क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अभिकारक होगा, द्विविस्थापन अभिकारक होगा। अब चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में ये आपको अगर नहीं समझ में आया है तो परिभाषा में 101% आएगा। बस आप लोग वीडियो पर रुके रहिए। और हाँ, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए। हाँ, आप भले ही वीडियो को 2x कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप मत करिए। अगर आपको जल्दी देखना है तो आप 2x में कर लीजिए, उससे आपको कम से कम समझ में तो आएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक आसान सा जो है परिभाषा लिख दिया। क्या लिखा है, जब अभिकारक के यौगिक अपने आयनों की, यहाँ पर आयनों हो गया है तो इसे दोस्तों यहाँ से एक मात्रा हटा के मैंने कर दिया। दोबारा पढ़िए, जब अभिकारक के यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए कैसे, जैसे यहाँ पर मैं 2 अभिकारक ले रहा हूं, ए बी और सी डी। अब मैंने यहाँ पर 2 अभिकारक लिया, पहला ए बी दूसरा सी डी, और यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ और क्या बन गया, यहाँ पर बन गया ए डी और सी बी। क्या बन गया, ए डी और सी बी। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक अपने यहाँ पर क्या हो रहा है, अभिकारक अपने यौगिक के आयनों की अदला बदली कर रहे हैं। कैसे, जैसे ये प्लस आयन था, ये ऋण आयन था, ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यानी ये जो डी था ये बी के जगह पर आ गया और ये जो बी था ये डी के जगह पर चला गया। यानी अपने आयनों की अदला बदली कर लिए, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। आप एक छोटा सा उदाहरण केवल याद रखिए, क्या, जब अभिकारक के यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया है? अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका अगला पार्ट भी बना दूंगा और उसमें ये भी दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। और दोस्तों मैं बात कर रहा था वीडियो के लास्ट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, समझते हैं कौन से कम क्रियाशील तत्व हैं, कौन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं। इसे आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए, बहुत आसान है।
आप लोग दोस्तों अगर इसी प्रकार से साइंस को एकदम आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम समझते हैं कौन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं, कौन से कम क्रियाशील। चलिए अब समझ लेते हैं कि कौन से अधिक क्रियाशील तत्व हैं, कौन से कम क्रियाशील तत्व हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बस आप लोग उस ट्रिक से याद करिए, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर आप भी अगर लास्ट में वीडियो तक रुके हुए हैं तो बस अब आपको मजा आ जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं अगर वीडियो के शुरू में ही बता देता कि वीडियो के लास्ट में कुछ रखा है तो आप लोग फटाक से वीडियो स्किप मार के ही पहुंच जाते और यहाँ पर जो भी मिलता थोड़ा बहुत मिलता, लेकिन पूरा वीडियो देखने में जो मजा है वो कहीं नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, कैसे ऊपर रहेगा सबसे अधिक क्रियाशील, ऊपर रहेगा सबसे अधिक क्रियाशील, उसके बाद में कम क्रियाशील, यानी हम सबसे ऊपर लिखेंगे वो अधिक क्रियाशील होंगे और जो नीचे लिखूंगा वो कम क्रियाशील होगा। यानी इस प्रकार से मैं लिखते हुए आऊंगा। और कैसे लिखूंगा? एक ट्रिक की मदद से। वो ट्रिक क्या है चलिए लिखकर बताता हूं। अब यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, यहां पर मैं लिख रहा हूं आगे जिसका फूटा शीशा, यहां पर शीशा है, हमारी कार हिल गई अभी आज। क्या होगा? हिल गई अभी आज। यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है? कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई अभी आज। अब इस पर आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया, बकवास नहीं, आपके लिए रामबाण है। क्या है? तो चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कल्लू यानी के, एन कल्लू ने, यहां पर हो जाएगा एन, कार यानी CA, मांगी मतलब MG, आगे मतलब AL, जिसका मतलब ZN, फूटा मतलब FE, शीशा मतलब PB, हमारी मतलब H, कार मतलब CU, हिल गई मतलब HG, और अभी का हो जाएगा AG, और आज का हो जाएगा AU। यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैं इसका जो है नाम लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? नाम। कैसे क्या होता है बताइए? पोटेशियम, सोडियम, यहां पर हो जाएगा कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहां पर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, उसके नीचे है एल्यूमिनियम, यहां पर हो जाएगा एल्यूमिनियम, Zn का हो जाएगा जिंक, क्या हो जाएगा? जिंक। Fe का हो जाएगा आयरन, Pb का हो जाएगा लेड, H का हो जाएगा हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। Cu का हो जाएगा कॉपर, Hg का हो जाएगा मरकरी। आप लोग केवल इसमें Hg का याद कर लीजिए, मरकरी। Ag का हो जाएगा चांदी यानी सिल्वर, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिल्वर, जैसे सिल्वर, और Ag का हो जाएगा सिल्वर, और Au का हो जाएगा गोल्ड। ये रहा दोस्तों अधिक क्रियाशील से लेकर कम क्रियाशील तक जो है श्रृंखला। क्या लिखा? कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, हमारी कार हिल गई अभी आज। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और जो है गोल्ड। अब आप लोग फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों अब आप लोग बताइए, मेरे द्वारा बताया गया सभी चीजें अगर आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों अगला जो है वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, और दोस्तों मेरे से जो भी गलतियां हो वो आप लोग बेझिझक कमेंट में बताइए, वो क्योंकि आप लोग जो गलतियां
गलतियां बताएंगे, मैं उसमें सुधार करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।